तो कल हमने माउंटेन किया था और एक्सोजेनिक फोर्स हम कर रहे थे, ठीक है। इसमें हमने वेदरिंग और फिजिकल केमिकल ये सब में करना है, ठीक है। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो ठीक है। बताओ दिक्कत। क्या क्या कौन से नाम बताओ मुझे ना, कौन से नाम? यहाँ से गिरता है तो इसको हम कहते हैं वेदरिंग। हाँ, और सर यहाँ से होता है तो इसको कहते हैं इरोजन। और हाँ यहाँ पर सेडिमेंट्री होता है। हाँ हाँ, ठीक है। सर कल ये हुआ था वेदरिंग, सर सेडिमेंट ये भी कल आएगा हाँ और ये इरोजन ये डिपोजिशन। हाँ, डिपोजिशन इसलिए बोला मैंने, अगर ये डिपॉजिट नहीं हो तो रॉक बने कैसे? सर वो ठीक है, बस मुझे ये सेडिमेंट में तो कंफ्यूजन है। सेडिमेंट जो अवसाद जो गिरे हैं टूट के, बस वो अवसाद है, ठीक है। चलो आज हम करेंगे वेदरिंग करेंगे। वेदरिंग में हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, केमिकल वेदरिंग, ये सारी चीज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो भौतिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, ठीक है। देखो, फिजिकल एरोजन क्या होता है बताया था मैंने आपको, फिजिकल चेंज से समझाया था मैंने कि फिजिकल चेंज वो होता है जो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। जैसे बर्फ से पानी बनाना और पानी से बर्फ बनाना। और केमिकल चेंज क्या होता है? जो नॉट रिवर्सिबल, यानी दोबारा वापस नहीं पा सकते। यानी दूध से आप दही बना लोगे तो आप दही को दोबारा दूध नहीं बना सकते। और हमेशा जो केमिकल चेंज होता है उसमें हमेशा आपको नई चीज मिलती है, हमेशा न्यू चीज मिलती है। अगर दही है तो दही दूध से अलग है ना, वो उसकी अपनी खुद की पहचान है। लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो नया है फिर से पुराना हो जाएगा वो, इसलिए उसका कोई चेंज रूप नहीं। चेंज मतलब बदल गया, उससे फिर दोबारा नया नहीं, वो पुराना नहीं बन सकता। तो दही आपको दोबारा दूध नहीं बन सकती, तो नहीं बन सकती। लेकिन पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ फिर से पानी बन सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल चेंज में क्या होता है? जानवरों का रोल होता है, ठीक है। पेड़ पौधों का होता है, वो क्या होता है हम समझेंगे, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग के भी कई पार्ट होते हैं। फिजिकल वेदरिंग के कल बताए थे मैंने, आप लोग को अगर याद हो तो इसके 3 पार्ट थे। एक का रोल था टेम्परेचर का, ठीक है। एक का रोल था वाटर का, यानी ये था तापमान, ये था जल,
और तीसरा हो जाएगा इसमें विंड। ठीक है, अब देखो तापमान का असर क्या होता है, जैसे कोई चट्टान है, अब इस चट्टान में गर्मी पड़ने पर मान लो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो चट्टान मुलायम हो जाएगी गर्म से, वो थोड़े उसके पार्टिकल मतलब कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, फिर रात में ठंडा होगा, मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, तो रात में सॉलिड होगा। इस तरह कर करके क्या होगा, एक समय ऐसी आएगी चट्टानें टूटकर गिरने लगेंगी अपने के। और ये कंडीशन हमेशा वहां होती है जहां पर टेम्परेचर में दिन और रात के तापमान में काफी ज्यादा अंतर देखा जाता है। कल मैंने इसका एग्जाम्पल आप लोग को राजस्थान वाला लिया था कि राजस्थान में आज की डेट में 50 डिग्री टेम्परेचर होगा और रात में वहीं पर 20-25 हो जाएगा। यानी इतने तापमान का अंतर क्या होगा, एक ही दिन में बहुत ज्यादा उनको टेम्परेचर झेलना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि गर्मियों के मौसम में या सर्दियों के मौसम में हमारी तबीयत अक्सर खराब होती है जब सीजन बदलता है। क्यों? जैसे मान लो इस एसी में आप बैठे हो, ठीक है, कई लोग घरों में एसी लगा है, एसी में बैठे हैं, वहां टेम्परेचर है 25 डिग्री 20 डिग्री, लेकिन बाहर निकले अचानक 45 डिग्री, तो कई बार बॉडी 20 डिग्री का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाती अंतर को, वहीं पर आपको कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, ये सब चीज हो जाती है। ऐसी चट्टानों के साथ भी होता है, दिन रात में तापमान इतना अंतर हो तो उस पर असर इसका पड़ेगा ही पड़ेगा। पानी में क्या होता है, कोई चट्टान है, किसी चट्टान में पानी भर गया, ठीक है, बरसात हुई और रात में बर्फ क्या हुआ, आइस बन गया, यानी बर्फ बन गया। इससे क्या होगा, जो बर्फ होगा उसका आयतन पानी से 9% ज्यादा होता है, इसलिए जब भी पानी बर्फ बनेगा वो स्पेस ज्यादा लेगा और इस तरह क्या होगा, चट्टानें फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, एक समय के बाद वो टूटकर गिर जाएंगी। वहीं तीसरा होता है आप लोग का विंड। जब हवाएं चलती है, आपको देखो गर्मी में जो आंधियां चलती हैं, तो आंधी में केवल हवा नहीं होती, आपकी आंखों में धूल भी जाती है। ध्यान दिया आपने इस चीज का? वो धूल हमें बड़ी कमजोर लगती है लेकिन बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, देखा होगा आपने। तो जब ये चलती है तो अपने साथ डस्ट पार्टिकल भी कैरी करती है। ये डस्ट पार्टिकल इन चट्टानों से टकराने बाद इनको कमजोर कर देते हैं, धीरे धीरे टूटकर गिरने लगते हैं। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया में बताया था मैंने, जब केमिकल होते हैं, जैसे पानी के अंदर नेचुरल क्या है, हाइड्रोजन के आइटम पाए जाएंगे, ऑक्सीजन पाया जाएगा, कार्बन भी पाया जाएगा, तो वो किसी भी सरफेस से टकराएंगे। जैसे इस पे भी गिराऊं अगर ये पानी, तो धीरे धीरे भले लंबा वक्त लगेगा लेकिन वो इरोस कर देगा उसे, चट्टान मुलायम होकर जल्दी कर देगा। ऐसे चूने का एग्जाम्पल दिया था मैंने। ऐसे आप देखो लोहे को अगर बाहर रख दो तो नमी से वो रस्ट कर जाता है, यानी जंग लग जाती है उसमें। क्यों? वो भी एक केमिकल वेदरिंग है। तो ये सब एग्जाम्पल है। जैविक में क्या होता है, किसी पेड़ की जड़ें क्या होती है, जैसे मैं दिखाता हूं, फिगर भी लाया आप लोग के लिए। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, जब गर्मी ठंडी पड़ती है तो जब तापमान का बहुत ज्यादा अंतर होता है तो चट्टानें क्या होती है, प्याज की छिलकों की तरह अलग हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, इसकी हिंदी होगी एक्सफोलिएशन की होगी अपसल्कन। अपसल्कन छिलके निकल जाना। चट्टानें इस तरह अलग होती है, छिलके उसके अलग हो गए। जैसे मैंने क्या हुआ, माइक से आवाज भेजेगा। ठीक है, तो ये छिलकों की तरह अलग हो जाती है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था रेत का, कि गर्मियों में किसी घर में मकान बन रहे हो तो सुबह रेत होती है, रेत पे हम पानी डालते हैं तो ऊपरी परत उसकी गीली हो जाती है, नीचे हल्की होती है, तो एक परत ही निकल आ जाती है। तो ऐसी जब परतें अलग होती हैं तो उससे बोलते हैं एक्सफोलिएशन। एक होता है ग्रेनुलर, पहले समझा दूं फिर मैं आप लोग को एक साथ दिखा दूंगा।
अब देखो यहां देखो ग्रेनुलर, ये चट्टान देख लो, यहां पर क्या होगा कि कुछ चट्टानों का रंग डार्क होगा, कुछ का लाइट रंग होगा। जो डार्क रंग होता है वो सन की लाइट को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, इसीलिए गर्मियों में कहा जाता है कि ब्लैक कलर के कपड़े ज्यादा गर्मी अवशोष करते हैं। अब बात लगी कि एसी कंडीशन हो गई है तो लोग अपने एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, गर्मी अधिक ग्रहण करेगा। और मान लो कोई उसके ऊपर या आसपास कोई हल्के कलर की चट्टान है तो कम उष्मा ग्रहण करेगी, तो एक ही चट्टान के अंदर उष्मा का अंतर हो जाएगा, कहीं ज्यादा गर्मी कहीं कम गर्मी। इससे क्या होगा, चट्टानों का एक भाग एक समय के बाद जो अधिक उष्मा ग्रहण करेगा वो टूट कर टुकड़ों में अलग अलग हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ग्रेनुलर। माइक बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? अच्छा, स्पीकर बंद हो गया, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम लोग ग्रेनुलर। ग्रेनुलर की हिंदी होती है आपकी दानेदार विघटन, यानी दानों के रूप में अलग हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ये चट्टान है। अब ध्यान से देखना, चट्टान का ये वाला पार्ट देखो, धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर के अंदर से एक टुकड़ा कोने से अलग होगा, ठीक है। एक चट्टान का एक ब्लॉक अलग हो गया, जैसे आप ब्लॉक वाला खेलते हो मिलाना, एक ब्लॉक होता है, जब एक ब्लॉक तापमान के अंतर से अलग हो जाएगा उसे बोलेंगे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, वो बताऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। अब देखो होती है, अब देखो यहाँ पे वाटर जमा हो गया, ध्यान देखना, ये देखो उतना एरिया ये फैल गया, यानी तो यहाँ पे जो आइस होगा वो पानी से अधिक स्पेस लेगा, इससे वो चौड़ा कर देगा, एक समय के बाद ये दोनों ब्लॉक अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब देखो किस जानवर ने बिल बना लिया, तो बिल में भाई एक समय टूट जाएगी ना ये कमजोर होकर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पेड़ों की जड़ें चली गई, चट्टानों को अलग कर दे रही है, ठीक है। इस तरह देखो आप, इस तरह ये लाइकेन हो गया, लाइकेन हो गया, यहाँ पे क्या होगा, लाइकेन और काई हो गया, ये जब जमा होंगी तो यहाँ पर जो ये क्या लिविंग है, ये जीवित है, ये इससे चट्टानों को डिसइंटीग्रेट कर देंगे, तोड़ देंगे। इस आ? काई ऊपर होगी लेकिन धीरे चट्टान को खोखला करेगी ना, अंदर नहीं जाएगी। अब इसके ऊपर होगी, इस पर तो खराब करेगी स्किन को, जो फंगल इसमें इन्फेक्शन क्या होता है, स्किन खराब करता है ना। अब ये लेयर खराब हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी खराब करेगी, अंदर ही धीरे लेयर उछाड़ेगी ना वो, इसलिए। चलिए ये हो गया, इसमें कुछ लिख लीजिए आप लोग। करेंगे भौतिक अपक्षय या फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग नहीं बोलेंगे, भौतिक अपक्षय। फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया एक यांत्रिक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यांत्रिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानों का विखंडन हो जाता है। चट्टानों का विखंडन तापमान के अंतर के द्वारा होता है, तापमान के अंतर के कारण होता है। हो गया, इन्वॉल्व मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अगले लिखेंगे, अब हो जाएगा, इसमें कई सारे उदाहरण होंगे आपके, ठीक है। अब इसको अलग लिखेंगे, इसमें एक्सफॉइलेशन, EXFOLIATION, एक्सफॉइलेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे अपसल्कन।
इसमें देखो क्या होता है, बताया था ना, प्याज के छिलकों के रूप में चट्टानें अलग हो जाती हैं। ठीक है, लिखेंगे थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस वेदरिंग, वेदरिंग result from the subsequent expansion and contraction of rock, contraction of rock caused by diurnal and seasonal, diurnal and seasonal variation in the temperature, वेरिएशन इन द टेम्परेचर। हिंदी में लिखेंगे अपसल्कन की प्रक्रिया के अंतर्गत, अपसल्कन की प्रक्रिया के अंतर्गत चट्टानों में, चट्टानों पर तापमान के दैनिक और ऋतुवत, दैनिक और ऋतुवत, दैनिक और ऋतुवत परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण चट्टानों में, चट्टानों का, चट्टानों में विस्तारीकरण यानी विस्तारित, विस्तारीकरण एवं संकुचन की प्रक्रिया के कारण, विस्तारीकरण एवं संकुचन की प्रक्रिया के कारण संकुचन और सिकुड़ना, विसरण फैलना की प्रक्रिया के कारण चट्टानों में अपक्षय की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला लिखेंगे इंग्लिश में, सरफेस लेयर ऑफ द रॉक, सरफेस लेयर ऑफ द रॉक tend to expand, tend, T-E-N-D, tend to expand more than rock at depth, and this lead, L-E-A-D, lead to peeling, छिलना, double P double E-I P-E-E-L-I-N-G, peeling of, O-double-F, of, फिर लिखो ऑफ, OF, पहले ऑफ वाला अलग होने वाला और फिर OF, ऑफ द सरफेस लेयर, द सरफेस लेयर। हिंदी में लिखेंगे सीजनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर। हिंदी में लिखेंगे, सेकंड पॉइंट हिंदी में लिखेंगे, इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस प्रक्रिया के अंतर्गत चट्टानों की ऊपरी सतह, चट्टानों की ऊपरी सतह प्याज के छिलकों के समान, प्याज के छिलकों के समान टूटकर अलग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब इस पॉइंट से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूपीएससी में देखा गया है कि जो पॉइंट लोग पढ़ते नहीं है या पढ़ाते नहीं है, दोनों फैक्टर है, वहां से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बहुत ज्यादा है उसका। तो इसमें लिखेंगे दिस प्रोसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन ड्राई क्लाइमेट एंड हाई एलिवेशन, dry climate and high elevation where diurnal temperature change are drastic, diurnal temperature change are drastic। इस प्रक्रिया, ये प्रक्रिया अधिकांशतः शुष्क जलवायु तथा
शुष्क जलवायु तथा उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होती है, जहां जहां दिन रात के तापमान में अंतर अधिक होता है। अब ये पॉइंट बड़े काम का है आप लोग के, यही एग्जाम में डाल देगा। अब यहां लिखा है ड्राई क्लाइमेट, वहां लिख देगा वेट क्लाइमेट, यही गड़बड़ करवाता है वो, छोटे छोटे मिस्टेक। ऐसे क्वेश्चन यहां पीटी लिख लेगा और मेंस में ये पूरा पॉइंट पूछ सकता है कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है। ठीक है, हाँ। दिस प्रोसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन ड्राई क्लाइमेट एंड हाई एलिवेशन। एलिवेशन तो हिंदी होती है तुंगता, नाम सुने उसका, तुंगता हिंदी में, इसलिए मैंने ऊंचाई लिखा है, आप समझ में आए। तुंगता लिखवा तो समझ नहीं पाओगे। एलिवेशन में ऊंचाई होता है, उसको हिंदी बोलते हैं तुंगता, बताओ। तो इसलिए मैंने जान के हम ऊंचाई लिख पाया है, क्योंकि मेरी भाषा वही जो आपको समझ में आए। ठीक है, तो तुंगता लिखाऊंगा फिर आप सर्च करोगे कि तुंगता क्या है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, एलिवेशन तुंगता बोलते हैं। ठीक है, हाँ। ड्राई क्लाइमेट एंड हाई एलिवेशन वेयर ड्यूरेनल टेम्परेचर चेंज आर ड्रास्टिक, यानी तीव्र। ठीक है, हो गया। अगला लिखेंगे ऑल दो, अच्छा हिंदी नहीं, हिंदी बोल दिया इससे पहले, हाँ ठीक है। ऑल दो, नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर चेंज आर प्रिंसिपल, ऑल दो टेम्परेचर चेंज आर द प्रिंसिपल ड्राइवर, सॉरी हाँ, ड्राइवर कॉमा मॉइस्चर कैन इनहेंस थर्मल एक्सपेंशन इन द रॉक, थर्मल एक्सपेंशन इन द रॉक। हालांकि तापमान इस प्रक्रिया में मुख्य कारक होता है। तापमान इस प्रक्रिया में क्या लिखा है, सुन क्या लिखा है, मुख्य कारक होता है जो चट्टानों में तापमान के कारण विस्तारित करता है। अब करेंगे ग्रेनुलर, अच्छा ग्रेनुलर इंग्लिश, हिंदी लिखा देना, इंग्लिश में इसकी, ठीक है। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, दानेदार विघटन, ग्रेनुलर GRANULAR, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, दानेदार विघटन, विघटन अलग होना। उसमें जो इससे पहले वाला, उसमें फिगर ऐसे बना लेंगे आप, प्याज के छिलकों के रूप में चट्टानें अलग होती हैं, एक एक जैसे प्याज होता है ना, याद रहेगी क्या होता है। अब करेंगे ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, सब फिजिकल रहता है, वो मैं लिखवाऊंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, ये वही वाला है ना जहां पे चट्टानें डार्क रंग की हैं और हल्के रंग की हैं। ठीक है, लिखेंगे ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन हैपन इन रॉक्स composed of different type of coarse grain mineral, different types of coarse grain minerals। दानेदार विघटन की प्रक्रिया वहां घटित होती है, दानेदार विघटन की प्रक्रिया उन चट्टानों में घटित होती है जहां खनिज या खनिज के कण विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगले लिखेंगे डार्क कलर, नेक्स्ट पॉइंट, डार्क कलर्ड मिनरल, जोर से बोलो, विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं।
अगर लिखेंगे डार्क कलर मिनरल ऑब्जर्व more heat than the light color minerals. Dark color mineral observe more heat than the light color minerals. हिंदी में लिखेंगे काले रंग या गहरे रंग, गहरे लिखेंगे, गहरे या काले रंग के खनिज उष्मा को हल्के रंग के खनिजों की तुलना में घने या काले रंग के खनिज हल्के रंग के खनिजों की तुलना में अधिक ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। इसी में लिखेंगे आगे दिस लीड टू differential expansion and contraction, expansion and contraction of mineral grain resulting in grain by grain separation from the rock। हिंदी में लिखेंगे इस प्रक्रिया, उसी में हिंदी का, इस प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों में फैलाव तथा संकुचन की प्रक्रिया होती है, जिससे फैलाव और संकुचन प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानों के कण अलग होकर टूट जाते हैं। इसमें इस प्रकार का फिगर बनेगा, इसमें अलग अलग कण टूट के अलग होंगे, फिर ये अलग हो जाएंगे, ये अलग, ये ऐसे बिखर जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम इन इग्नियस रॉक। यह प्रक्रिया सर्वाधिक आग्नेय चट्टानों में होती है। ठीक है, अब करेंगे अगला हेडिंग डालेंगे फ्रॉस्ट वेदरिंग, FROST, फ्रॉस्ट वेदरिंग, हिंदी लिखेंगे तुषार अपक्षय। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, बहुत ध्यान रखेंगे, ठंडे क्षेत्र हो गए, ठंडे क्षेत्र में गर्मी के मौसम में, बहुत ध्यान रखना, ठंडे क्षेत्र में, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में ठंडी में तो बर्फ रहेगी, पानी तो होगा नहीं। अब अंटार्कटिका में आपको गर्मी में थोड़ा पानी मिलेगा, ठंडी में मिलेगा। तो ठंडे क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में जो पानी चट्टानों में जमा हो जाता है, ठीक है, ठंडियों में वही पानी जम के बर्फ बन जाता है। तो इस तरह चट्टानें फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। इस तरह की प्रक्रिया लगातार चलने से हजारों सालों बाद चट्टानें टूट के गिर जाती हैं। आज जो आपको थार का मरुस्थल दिखाई पड़ रहा है, वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वो हजारों सालों की प्रक्रिया है। मैं भले आपको आधे घंटे में समझा दे रहा हूं, वो बात अलग है। यानी इसको ये मतलब इतनी जल्दी हो गई, यानी नेचर को बनने में बहुत समय लगता है। ठीक है, जैसे कई बार लोग आपको पॉलिटिकल बातें करते दिखाई पड़ जाएंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप पॉलिटी जब पढ़ोगे, क्योंकि आपका अप्रोच पॉलिटिकल नहीं है, आपका अप्रोच ब्यूरोक्रेट्स वाला है। पॉलिटिकल साइंस की जो पॉलिटी की बुक आती है 12th क्लास की, ठीक है, कंटेम्परेरी वर्ल्ड करके आती है, ठीक है, समकालीन भारत या समकालीन विश्व, उसमें नेशन बिल्डिंग फॉर्मेशन का एक चैप्टर है, मेंस के लिए बहुत जरूरी है। नेशन बिल्डिंग क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण। और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कोई 1-2 साल की नहीं है, और ना वो 10 साल की है, ना वो 20 साल की है। राष्ट्र बनने में बहुत साल लगते हैं, 50 साल 100 साल तक लग जाते हैं, कई साल 200 साल तक लग जाते हैं, जैसा समाज होता है।
हमारे समाज का, देखो ये चीज क्या है, हमारे समाज क्या है, बहुत डाइवर्सिफाई है। कहते हैं ना, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पे वाणी, कहते हैं ना कहावत एक। तो इतनी डाइवर्सिफाई है कि कल्चर से लेके खाने तक बहुत अंतर है। तो उस डाइवर्सिटी को एक साथ बांध के रखना ये बहुत चैलेंज था। उस चैप्टर में दे रखा बहुत विस्तार से। सोचो अंग्रेजों ने हमें किस हालत में छोड़ा था, और छोड़ा तो छोड़ा था, ऊपर से 552 रियासतें थी। यानी वो ऐसा प्लान बना के गए थे कि आजादी देना उनका कोई शौक नहीं था, वो मजबूरी थी कि हमने इतना प्रेशर बना दिया था उन पे। लेकिन वो भी अच्छे नहीं दिया, वो जानते थे हम इनको इस हालत में छोड़ के जाएंगे, दुनिया हम पे हंसती थी कि ये देश तो पा लिया, कितने दिन चला पाएंगे। सच है। लेकिन सोचो, जब इस देश के अंदर सोचो 552 राजा रजवाड़े हों जिनका अपना एक साम्राज्य हो, चाहे हैदराबाद का रहे हो, चाहे कश्मीर का, चाहे जूनागढ़ का, चाहे त्रावणकोर, ऐसे बहुत से नाम हैं, कुछ छोटे थे कुछ बहुत बड़े थे। तो जो हैदराबाद जो रियासत थी, जो आज का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक सब मिला था, मैसूर रियासत पूरे मैसूर कर्नाटक से, जो इससे 10 रियासत आधा इंडिया गैप कर दी थी, अगर हम उनकी बात मानते। सोचिए इस चीज को, बहुत गंभीरता से वाली बात है कि जो, लेकिन ये कब आए, जब हम पढ़ेंगे। सोचो उस हालात में अंग्रेजों ने हमें ऐसा बनाया छोड़ा था कि अगर हम रजवाड़ों बात सुनते तो कश्मीर एक अलग देश होता, आज हैदराबाद एक अलग देश होता, मैसूर एक अलग देश होता। और सोचो, अगर एक इमेज करो, अगर आज हैदराबाद एक अलग देश होता तो हमारा, और उसका प्लान था पाकिस्तान से मिलने का, हम उसके ऊपर जहाज लेके जा सकते, कहते उड़ा देंगे हमारे एरिया से आओगे तो। होता ना ये, एयर स्पेस हर कंट्री का अपना होता है। सोचो उस हालात में पूरे देश को यूनाइट करना कितना चैलेंज था। ये अगर ये काम हमने कर भी लिया, मान लो हमने कर लिया, देश को सरदार वल्लभ पटेल ने अच्छे से किया, ठीक है, तो इसमें लोग सरदार पटेल का नाम जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बीके मेनन का नाम जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बस, तो ये हो गया। फिर अगली समस्या क्या आई, जब देश बंटवारा हुआ तो उपजाऊ जमीनें चली गई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को नहरों का जाल वाला देश कहते हैं। हमें थोड़ी देश अलग हो जाएगा, लेकिन हो गया। अब खेती की समस्या आई, फूड सिक्योरिटी। देखो कैसे, पहले हम देश को पहले एक कर लें, फिर हम खाने की समस्या जुड़े, फिर हमें उद्योग भी लगाने थे। सोचो जिस समय देश बना था उस समय हर चीज हम इंपोर्ट करते थे। आज हमारे देश में सब कुछ बनता है, ये कोई 2-4-10 साल थोड़ी हुआ है, ये एक प्रक्रिया है और ये आगे भी चलेगी। चाहे मनमोहन सरकार रही हो, चाहे मोदी सरकार है, चाहे कोई और सरकार होंगी, सबका काम है। उनके पर्सनल इश्यू हो सकते हैं, उस पर मैं नहीं जाना, वो हमारा पॉलिटिकल एंगल है। बस यही बचना एग्जाम में कि हमें उनके पर्सनल ग्रीवांस से नहीं जाना है, हमें उनकी जगह। अब सोचो रोड बन रही है, इंफ्रा बन रहा है, और देखो यूपी, देखो आज यूपी में चाहे मायावती सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की, चाहे योगी जी की, आप देखो आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य है। कैसे? आप दिल्ली से अपनी कार लेके निकले, यमुना एक्सप्रेस वे मायावती ने बनवाया, वहां से पहुंचे आगरा, वहां से आगरा एक्सप्रेस वे पकड़े लखनऊ पहुंचे, अखिलेश ने बनवाया, वहां से आप चले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुंच गए यूपी। इतनी अच्छी रोड कनेक्टिविटी है। बुंदेलखंड लूप कटा हुआ था, आप देखिए कितनी अच्छी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया। अभी गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। तो ये होता है, और ये हर राज्य करेगी, सरकार करेगी, हम किसी एक करें, सब अगली कोई आएगी वो भी करेगी। तो बस वही है, राष्ट्र निर्माण होता क्या है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फ्रोस्ट वेदरिंग होती है उसमें क्या होता है कि ये चट्टाने, बर्फ, पानी जमा हो गया, बर्फ बन गया, तो ये क्या हो गया, टूटकर अलग हो गई। इस तरह होती है फ्रोस्ट वेदरिंग, समझ गए। इसमें कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ऐसे बना लो, ये भी अच्छा है, ठीक है। पहले पहले लिख लो, उसका बनाना बीच में बनाना करो। फिगर हमेशा बीच में बनाना ज्यादा क्या होता है ना, हमें कंफ्यूजन नहीं होती कि ये किसका फिगर है। ग्रेनुलर का, ऊपर वाला इसका एक्सप्लोरेशन का। हो गया, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे ड्यूरिंग द वार्म सीजन, ड्यूरिंग द वार्म सीजन, कॉमा
the water penetrate the pore space of fracture in rock, pore space of fractures in rock, यानी pore space of fracture in rocks, हिंदी में लिखेंगे गर्मियों के मौसम में चट्टानों के छिद्रों में पानी जमा हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे उसी के आगे, ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन the water freeze into ice and its volume expand as a result during the cold season the water freeze into ice and its volume expand as a result this exert exert tremendous tremendous pressure on rock wall tear apart even where the rock are massive हिंदी में लिखेंगे शीत, इसी में कंटिन्यू लिखेंगे आगे, शीत ऋतु में दरारों में जमा पानी या छिद्रों में जमा पानी बर्फ बन जाता है जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है जिससे चट्टानों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और चट्टानें टूट जाती हैं, ठीक है। हो गया इंग्लिश में। अगला लिखेंगे फ्रॉस्ट वेदरिंग। पता है इसको इतना डिटेल में क्यों लिख पा रहा हूं, जनरली मैं लोग करते क्या है इसमें एक दो पॉइंट लिखा दिया, लेकिन आजकल जो पैटर्न देख रहा हूं पिछले 2 साल से वो इन्हीं में से स्टैंडर्ड बना रहा है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा इसके बारे में। अब देखो उसमें, अब ठंडी में गर्म मौसम ये आपको क्लिक फंसाएगा, ठंडी में मौसम, लेकिन गर्मी में ही तो पानी जमा होगा ना इसके अंदर। जैसे फिजिकल में वो बोला है ड्राई क्लाइमेट, वो वेट क्लाइमेट कर देगा। यही छोटे छोटे फंसाते हैं, यानी शुष्क जलवायु को आर्द्र कर देगा, गर्मी को ठंडा कर देगा, यही फंसाएगा इसमें। तो यही छोटी बात है, जब क्वेश्चन देखा आपने एक एक क्लिक पर फंसा रहा आपको, और ये पता है तो आप करोगे, ठीक है। फ्रॉस्ट वेदरिंग अकर ड्यू टू the growth of ice within pore and cracks of rock during repeated cycle of फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। लिखेंगे तुषार अपक्षय की प्रक्रिया ड्यूरिंग रिपीटेड साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, ठीक है।
तुषार अपक्षय की प्रक्रिया चट्टानों के दरारों एवं छिद्रों में पानी से बर्फ बनने के उपरांत इस प्रक्रिया के पुनः संपादित यानी पुनः संपादित पुनः संपादित होने के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, अब इसी फ्रॉस्ट वेदरिंग के भी कई पार्ट होते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी दे रखा है, लाइव एनसीईआरटी वाली कोई लाइव 11th की मोबाइल, कोई मोबाइल दिखाओ, मोबाइल में मोबाइल दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी होना चाहिए, बस दिखने लायक हो। बुक नहीं लिया आपने, लाए हो फोन में, सब फोन में ही है, चलो कोई नहीं, जैसा कंफर्टेबल हो, कोई नहीं, होना चाहिए बस, चलो कोई नहीं, बाद में देख लें, छोड़ो, मुझे पता है अब देखना इसमें है, इसमें अरे खोल लो ताकि दिखाई पड़े। इसमें चैप्टर का वेदरिंग चैप्टर का वो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स होगा या जियोमॉर्फिक प्रोसेस करके ना होगा नाम, जियोमॉर्फम होगा। है ना, तो मुझे दिखाओ, एक्सफाइलेशन दे रखा है, अच्छा इन्होंने इतना विस्तार से दिया नहीं, पुरानी एनसीईआरटी में है मेरे पास वाले में, बड़ा गड़बड़ किया उन्होंने, मैं अपनी एनसीईआरटी लगाऊंगा। हाँ, एक बार पुरानी एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, कहीं मिल जाए तो, ठीक है, उसमें क्या ना इन्होंने कई बातें काट दी हैं, और जबकि दिक्कत ये नहीं कि इन्होंने काटी है, एग्जामिनर तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अगर एग्जामिनर भी ना पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी बच के निकल जाएं, लेकिन जब यही हम नहीं पढ़ाएंगे और आपके पेरों के सर ये कहां से आ गया, आपने पढ़ाया नहीं इसमें, ये दिक्कत है। वो आकृतिक प्रक्रियाएं होंगी, और आप क्या होता हूँ 6 क्लास की एनसीईआरटी में एक चैप्टर था जो वेजिटेशन है ना, वनस्पतियां, वो 6 क्लास के एनसीईआरटी में भी है, 11th में भी है और 7th क्लास में भी है, लेकिन नहीं वेजिटेशन बोल रहा हूँ, वनस्पति। हाँ ये देखो इसमें सिग्निफिकेंस हो गया, मार्च हो गया, स्पेशल, बायोलॉजिकल, अपक्षय, स्ट्रेस पुश, अपक्षय के प्रकार, मास मूवमेंट, लैंसलेट, किसका, वो आकृतिक प्रक्रियाएं, इरोजन, प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट, चलो कोई नहीं मैं कराता हूँ, चलो कोई नहीं मैं कराता हूँ, अगला डालेंगे इसमें, करेंगे फ्रॉस्ट वेजिंग, WEDING, हिंदी में करेंगे तुषार भंजन, ऐसे होगा, तुषार भंजन, ठीक है, फ्रॉस्ट वेजिंग, WEDING,
क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका? हाँ बस रोड दो। ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन द वाटर फ्रीज इनटू आइस एंड इट्स वॉल्यूम एक्सपेंड एज ए रिजल्ट दिस exert tremendous pressure on rock wall tear apart even where the rock are massive। ठीक है, हो गया। अब करेंगे फ्रॉस्ट वेजिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या था, चट्टाने बस सिकुड़ थी, फिर टूट रही थी। एक समय ऐसा आएगा ना, तो जब ये पूरी टूट के ही अलग हो जाएगी, ये चट्टान कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, ये चट्टान कुछ ऐसी, ये अलग हो जाएगी टूट के। जब टूट कर पूरी तरह अलग हो जाएगी, अभी ये कुल फैला रहा है, एक समय आएगा पूरा टूट के ये ब्लॉक अलग हो जाएगा, ये ब्लॉक अलग हो जाएगा। इसे बोलेंगे तो फ्रॉस्ट बेजिंग। फ्रीज 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 या फ्रॉस्ट वेजिंग इज caused by repeated freeze thaw THAW फ्रीज थॉ साइकिल, यानी फ्रीज होना, फिर धक्का देना, फैला देना, सिकुड़ देना। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तुषार भंजन की प्रक्रिया, तुषार भंजन की प्रक्रिया तुषार भंजन की प्रक्रिया बर्फ, पानी से बर्फ बनने या पानी से आइस बनने और आइस से पानी बनने की प्रक्रिया के पुनः पुनः संचालित होने से होती है। अगला लिखेंगे इसी में, क्रैक्स फील्ड विथ वाटर आर फोर्स फॉर्दर अपार्ट विथ subsequent freezing एंड थॉइंग। हिंदी लिखेंगे दरारों में जल जमा होने के उपरांत जल के दबाव से चट्टानों में विस्तारीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे चट्टानें टूट जाती हैं। अब आगे लेंगे सेटरिंग। हो सकता है कभी फ्रॉस्ट वेदरिंग का ही क्वेश्चन पूछ ले मेंस में, क्योंकि अब यूपीएससी ऐसा कर रहा है। तो पहले क्या होता ना, पहले का पैटर्न क्या था कि 500 के बड़े क्वेश्चन देता था। अब क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, जैसे यूपीएससी में छोटा क्वेश्चन होता है 150 वर्ड का, बड़ा होता है 250 वर्ड का, और 10 लिखने पड़ते हैं छोटे वाले, यानी कितने हो गए 1500 वर्ड, और बड़े वाले हो गए 10 यानी 2500 वर्ड, यानी 3 घंटे के अंदर 4000 शब्द लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं ये नहीं कहता सारे 4000। इसका स्मार्टली तरीका क्या होता है, स्मार्टली तरीका ये नहीं, आज तो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना लिया, मेन शब्द लिख के चले गए। इससे क्या होता है, आप 250 वाले को 150 पौने 200 में निपटा दोगे, और 150 वाले को 100 वर्ड में निपटा दोगे, और डायग्राम बनाने पर बात करोगे। क्योंकि ये तो चैलेंजिंग है कि 4000 शब्द आप लिख लें, मैंने तो कोई कर नहीं पाएगा, हो सकता कोई सुपरमैन हो, उसकी बात नहीं करता मैं, लेकिन मैं सामान्य बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4000 शब्द लिखना और उसमें डायग्राम भी ऐड करना, ये बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, तो इसलिए जैसे कई बार आप सुनाओ करप्शन के आरोप लगते हैं, कई कॉपी दिखाई थी। एक बच्चे की मैंने कॉपी देखी थी 2 लोग की, एक मेरा फ्रेंड भी मेंस लिखा था, उसने अपनी कॉपी लिखी, और एक लड़की, उसने दिखा गया कि एक लड़की थी बिहार बीपीएससी थी वो, क्योंकि यूपी दिखाता नहीं यूपी, तो उसमें दिखाया गया कि
उसकी राइटिंग जो शुरू में है वही राइटिंग एंड तक है, एक सिमिलर राइटिंग। तो सब में हाँ वही जो आप पकड़ो, आप तो सिंपल चीज पकड़ो, और जो यहाँ पे एक्सपर्ट लोग उससे बड़ी चीज पकड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्टूडेंट अगर 10, मैं कह रहा हूँ आईएएस और पीसीएस छोड़ दीजिए, आपने कॉलेजेस के एग्जाम दिए होंगे, उसमें भी लास्ट में पेन घसीटने लगते हैं, नहीं समय मिलता, सच है ना ये। तो उसमें देखा कि सेम राइटिंग कैसे सकती है, लग रहा बड़े आराम से फिगर बनाया गया, यानी उसको पर्याप्त समय मिला होगा, फिर ऐसी कुछ चीज होती पकड़ी जाती है। तो सेट्रिंग करेंगे SHATTERING, सेट्रिंग। इसको बोलेंगे विक्षुब्ध, ऐसे लिखेंगे, विक्षुब्ध। देखो इसमें क्या होता है समझिए, अब कोई चट्टान है, ये है, इसमें कण है, इसमें दबाव पड़ेगा तो चट्टान का एक टुकड़ा टूट के अलग हो जाएगा, इसमें मतलब ये भाग टूट के अलग हो जाएगा ब्लॉक के रूप में। पहले में क्या था, ग्रेनुलर में कण अलग हो रहे थे, इसमें एक ब्लॉक अलग हो रहा है। और ये क्यों होगा, क्योंकि इस रॉक में अलग अलग टाइप की खनिज होंगे,